हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास चालू हो गई है। काले बच्चे आ जाओ। चालू हो गई भैया व्यवस्था में। देखो आवाज आ रही है क्या? आ रही है भैया, मेरे को भी आ गई आवाज। तो मेरे को खुद को ही आवाज आ गई अब तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल करते हैं अपन लोग। जैसा कि मैंने बताया, हर क्लास में अपन कितने क्वेश्चन दे रहे हैं? 6 क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, हर क्लास में हम 6 क्वेश्चंस दे रहे हैं। आज के 6 क्वेश्चंस ये रहे। हमारी 7 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं अब तक। 7 लाइव क्लासेज, इन ईच क्लास 6 क्वेश्चंस हमने दिए हैं। इस तरह से टोटल हम 42 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। हमें टोटल 150 क्वेश्चंस कवर करने हैं और उन 150 क्वेश्चंस में से ही नीट का पेपर निकालना है। और ये सब कुछ हम करके रहेंगे, टेंशन ना ले। आ जाओ मेरे बच्चों, 43 क्वेश्चन क्या कहता है सुनते हैं। Find out the correct reactivity with HCN in following compound। जो कंपाउंड आपके सामने दे रखे हैं ये सब कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। डियर बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन का मतलब जिनमें CHO ग्रुप हो, CO ग्रुप हो, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं ये, जिनके अंदर एल्डिहाइड्स हो सकते हैं और कीटोन्स हो सकते हैं। इनकी जो मैकेनिज्म होती है डियर बच्चों, वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है इन पे पहला अटैक एक न्यूक्लियोफाइल करता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट अटैक होगा। इट मींस फर्स्ट अटैकर इज न्यूक्लियोफाइल। जब एक कार्बोनाइल कंपाउंड पर पहला अटैक एक न्यूक्लियोफाइल करता है तो इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से इसमें -E इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मेरा अच्छा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन पॉजिटिव साइड और यहां जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल। जब यहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो O पे माइनस आता है, यहां NU जुड़ जाता है। मेरा बच्चा, NU यहां लग जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा, आपको मिलेगा एक एनायन। ध्यान से सुन लीजिए, ये कोई कार्बोकैटायन नहीं है, ये कार्ब एनायन भी नहीं है, यहां कार्बन पे चार्ज ही नहीं है। ये एक कार्ब एनायन नहीं बल्कि एक एनायन है। इस बात का विशेष ध्यान रखें बाबू। एनायन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन पर या किसी अदर एटम पर माइनस हो, और कार्बन आयन का मतलब जिसमें कार्बन पर माइनस हो। यहां माइनस का चार्ज ऑक्सीजन एटम पर है। ये एक इंटरमीडिएट का काम करेगा। हमारा सवाल का जवाब इसी से आएगा। ये इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, यही इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है और यही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो देखिए, हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं शुरू में कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करने आए हैं, ना कि पूरा कंप्लीट सिलेबस। तो चूंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना है, इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कॉन्सेप्ट है AN रिएक्टिविटी। AN reactivity is directly proportional to stability of anion। stability of anion। बच्चों, एनायन की स्टेबिलिटी निगेटिव ग्रुप के प्रोपोर्शनल चलती है और पॉजिटिव ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है।
अगर कोई निगेटिव ग्रुप जैसे कि निगेटिव आई लगा हो, निगेटिव एम लगा हो, तो समझ जाना वो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, और कोई पॉजिटिव ग्रुप लगा है लाइक प्लस आई प्लस एम, तो वो रिएक्टिविटी को कम कर देगा मेरा बच्चा। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट लगता है, वो है हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो है आप कीटोन में ही अप्लाई करेंगे, ओनली फॉर कीटोन ही इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे मेरा बच्चा। अगर आपके पास एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है और दोनों की रिएक्टिविटी आपसे पूछी जा रही है, तो ये मान के चलिए एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन की रिएक्टिविटी कम होगी और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। चलिए अब हम अपने सवाल को करते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है। आओ, ये है एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड। ओ माय गॉड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और वो कीटोन। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अकेला ये कीटोन है और कीटोन की रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगी, ये तो क्लियर हो गया मेरा बच्चा। इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है कि कीटोन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, मतलब नंबर 5 तो सबसे पीछे की तरफ आएगा। अब जब नंबर 5 सबसे पीछे आएगा तो मैंने देखा भैया सबसे कम, ये तो हटा दो। ये क्यों हट गया? क्योंकि नंबर 5 तो सबसे कम रिएक्टिव होगा, इसलिए ये तो ऑप्शन वैसे भी तुम्हारा सही नहीं हो सकता। अब बचे 3, अब तीनों में से हमें आंसर सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। ये रहे मेरे बच्चों एलिफेटिक एल्डिहाइड और ये रहा एरोमेटिक एल्डिहाइड। मेरा बाबू, एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एलिफेटिक से कम होगी, ये भी सुन लीजिए। एलिफेटिक से एरोमेटिक की कम होगी रिएक्टिविटी। दिस इज RCHO एंड दिस इज ArCHO। इसका रीजन है कि जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पर प्लस का चार्ज बनेगा। इस प्लस के चार्ज को ये जो Ar है यानी कि एरोमेटिक रिंग जो है वो इस प्लस के चार्ज को शांत करेगी, इसकी कमी को बैलेंस करेगा, ये चार्ज को ओवरकम करने की कोशिश करेगा। ये एक प्लस एम का काम करेगा। प्लस एम ग्रुप रिएक्टिविटी को कम कर देता है बच्चा। यहां भी ये प्लस का ही ग्रुप है, लेकिन ये प्लस एम नहीं, सिर्फ प्लस आई है। तो दिमाग में फीड कर लीजिए मेरा बेटा, दिमाग में फिक्स कर लो कि एरोमेटिक और एलिफेटिक में एलिफेटिक की रिएक्टिविटी एरोमेटिक से ज्यादा रहेगी बच्चे। तो ये कंफर्म हो गया कि 5 के जस्ट बाद चौथा आएगा, यानी कि 5वें से जस्ट ज्यादा चौथे की होगी। तो भैया और हटा रहे हैं हम, ये सबसे कम 5 और ये उसके बाद 1। तो देखो ये गया आपका आंसर, ये नहीं बन सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है बाबू, अब भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं जो हमारे आंसर को मैच कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसका कल्याण कर दिया हमने, इसका भी कल्याण कर दिया। अब बचे हमारे पास 3। अब इन तीनों को जब हम देखें तो ये है 3 3 माइनस आई, यहां 1 माइनस आई और यहां कुछ भी नहीं आई। समझ में आई बेटा? माइनस आई ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जितने ज्यादा माइनस आई लगेंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। यहां भी 3 Cl, यहां 1 Cl और वहां एक भी Cl नहीं है, बल्कि CH3 एक प्लस आई की तरह भूमिका निभाएगा। तो मेरे बच्चे इन तीनों में सबसे ज्यादा तीसरे की होने जा रही है, सबसे ज्यादा तीसरे की। मेरा ये आंसर भी कट हो गया, मेरा आंसर आ चुका है। ये रहा मेरा आंसर, सबसे कम 5वें की, उससे ज्यादा चौथे की, उससे ज्यादा दूसरे की, पहले की, उससे ज्यादा दूसरे की और सबसे ज्यादा तीसरे की रिएक्टिविटी हो जाएगी। हम अब अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि इस बार नीट में आने के फुल चांस दिखाता है। मेरे बच्चों, ये सवाल भी नीट में आने के पूरे चांस रखता है। सवाल आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल है कि एक एल्कीन है हमारे सामने और उस पे HBr का एडिशन किया जा रहा है।
CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जोड़ दिया हमने प्लस HBr। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को आप चाहे तो EAR भी लिख सकते हैं और AE भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरे रिएक्शन पर नजर डालें, HBr के साथ R2O2 होने की वजह से हम समझ गए कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं बल्कि फ्री रेडिकल एडिशन है। आप इसे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन FRAR के नाम से भी शो कर सकते हैं मेरा बचवा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। पहली रिएक्शन में H प्लस का अटैक कराया, H प्लस का अटैक हुआ यहां 1 2 3 4 5, यहां H जुड़ा, यहां कैटायन बन गया। लेकिन इतना कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमसे सवाल कह रहा है कि प्रोडक्ट बनाओ फिर उनका संबंध बताओ। तो पहले प्रोडक्ट बना दो भाई, फिर संबंध बताएंगे। जैसे ही ये बना, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसने रीअरेंजमेंट किया, हाइड्राइड शिफ्ट किया। हाइड्राइड शिफ्ट करते ही मुझे यहां मिल गया एक इस तरह का कार्बोकैटायन। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगला एग्जाम्पल, 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे अब मैंने जोड़ दिया Br, तो मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल गया बेटा। ये मेरा प्रोडक्ट है। नीचे पहुंचे तो मेरे को पेरोक्साइड दिख गया। पेरोक्साइड रिएक्शन में खास बात होती है, जैसे कि मैंने ऊपर वाली रिएक्शन में फर्स्ट अटैकर H प्लस को माना, पहला अटैक H प्लस ने किया, वैसे नीचे वाली रिएक्शन में जो फर्स्ट अटैकर होता है, अटैकर का मतलब आक्रमण करने वाला, इस कंपाउंड पे पहला आक्रमण कौन करेगा? कौन करेगा? पहला आक्रमण करेगा यहां Br रेडिकल। यहां पहला आक्रमण H प्लस ने किया और यहां पहला आक्रमण Br रेडिकल ने किया। Br रेडिकल के अटैक करते ही बिटवा यहां जुड़ गई Br और यहां लग गए। ओ माय गॉड, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि Br यहां जुड़ेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और Br यहां जुड़ेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। अब 1 डिग्री रेडिकल और 2 डिग्री रेडिकल में 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा बेटा। ये बना दिया 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री मुक्त मूलक बना डाला हमने। अब बात आती है, क्या इसकी भी हाइड्रेट शिफ्टिंग होगी? नो 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 नो, यहाँ कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं करनी है। H जोड़ दीजिए, आंसर बना डालिए। ये मैंने H जोड़ दिया, यहाँ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसको हटा दिया और उस पे H लगा दिया। H लगाते ही मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट तो है ये, और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये। भाई साहब, X है ये और Y है ये। X और Y को जब हमने देखा तो हम समझ गए कि ये दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड हैं, लेकिन दोनों में ब्रोमीन की पोजीशन अलग अलग है। इट मींस यहां हमारा आंसर बनेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। किसी बालक को कोई दिक्कत है तो बताए। है? चलो आगे। नेक्स्ट सवाल, PQRS are the bond dissociation energy in the following structure, find out the correct order of PQRS। बहुत ही सुंदर और शानदार सवाल। कुछ बॉन्ड्स रिप्रेजेंट किए हैं इसने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में। किसी को इसने P बोला है, किसी बॉन्ड को Q बोला है, किसी बॉन्ड को R और किसी को इसने S बोला है, और ये जानना चाहता है कि मैं इन सभी बॉन्ड्स को एक एक करके तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा। बताओ मुझे इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने में कितनी एनर्जी चाहिए? बताओ P के डिसोसिएशन में कितनी चाहिए, R के डिसोसिएशन में कितनी चाहिए, S के डिसोसिएशन में कितनी चाहिए, Q के डिसोसिएशन में कितनी चाहिए? क्या करोगे इस बात का पता लगा के? फिर मैं एक ऑर्डर बनाऊंगा और आंसर लाऊंगा। क्यों करना चाहते हो ये सब? अरे भाई, नीट में सेलेक्ट नहीं होना क्या? सवाल करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। सवाल करने के लिए मैंने बारी बारी से एक एक बॉन्ड को पहचाना,
मैं चेक करूंगा कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। बाबू ये है 2 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन पे डायरेक्ट जुड़ी है। पहले तो पहचानो हाइड्रोजन्स को, पहचानो कौन सी हाइड्रोजन किस टाइप की है, आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन नहीं पहचाने तो फिर आप आंसर नहीं दे पाएंगे। पहचानो कौन कौन सी हाइड्रोजन, आओ तुम पहचानते हैं, आओ बेटा पहचानते हैं। ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये ओ माय गॉड, ये 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक। आप समझ नहीं पा रहे शायद, झाग आ गए कई बच्चों के। एलाइलिक का मतलब क्या होता है? एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 कार्बन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे लगी हुई H। ये H जो कि अल्फा H मान ली जा सकती है, जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन से यानी sp2 कार्बन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर लगी है, इसे एलाइलिक कहते हैं। सर ऐसे तो नीचे भी एलाइलिक है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये 3 डिग्री एलाइलिक H है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। सबसे बढ़िया H है ये 3 डिग्री एलाइलिक, ये 2 डिग्री एलाइलिक, ये सिंपल 2 डिग्री H है, ये कोई एलाइलिक नहीं। एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट कार्बन को ही एलाइलिक कार्बन कहते हैं। अब बची ये H, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे जुड़ी H विनाइलिक H कहलाती है। दिस इज विनाइलिक H। विनाइल, विनाइल जानते हैं, विनाइल डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगी H विनाइल होती है, ठीक है ना। अब क्या करें, अब जरा सोचते हैं, जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन का आपसे सवाल पूछा जाए, मेरे बच्चों जब भी आपसे बॉन्ड डिसोसिएशन का सवाल पूछा जाए तो बॉन्ड को डिसोसिएट करो, होमोलाइटिक तौर पे करो, समांश विघटन करो, होमोलाइसिस करो, मुक्त मूलक बनाओ, मतलब फ्री रेडिकल बनाओ। ऐसे बॉन्ड तोड़ना है अपने को कि वो मुक्त मूलक बनाए। यानी कि जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन का सवाल आए, आप बॉन्ड को बिल्कुल बीच में से तोड़ो, यानी कि ऐसे H अलग हो जाएगा और इस कार्बन पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहां दिख रहा बेटा, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये 3 डिग्री एलाइलिक रेडिकल बन जाएगा। 3 डिग्री एलाइलिक रेडिकल जबरदस्त रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। गौर से देखिए, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन ये लगा हुआ, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं। इस पे देखो, ये भी एक कार्बन लगा है, ये एक कार्बन लगा है, ये एक कार्बन लगा है, और जैसे ये H हटेगा इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन बनते ही 3 डिग्री एलाइल हो जाएगा, 3 डिग्री एलाइल। 3 डिग्री एलाइल होते ही इस पे क्या क्या होगा, देखो ये इसके साथ तो रेजोनेंस करेगा, इधर ये हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपके पास 3 H इधर मिल जाएगी, इधर भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, मतलब भरपूर काम बनेगा, स्टेबिलिटी अच्छी खासी चलेगी। ये कार्बन बनाया मैं, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये 3 डिग्री एलाइलिक बनाएगा, इसका मतलब ये जैसे टूटेगा स्टेबल हो जाएगा बाय रेजोनेंस, स्टेबल बाय रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जैसे H टूटेगी, इसको तो स्टेबिलिटी मिल रही है, तो जब H हटने के बाद स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये H तो आसानी से हट जाएगी बेटा, आराम से टूट जाएगा ये बॉन्ड। तो अरे जिस काम को करने के बाद हमें फायदा हो रहा है वो काम तो हम जल्दी से कर लेंगे ना, मतलब ये बॉन्ड आराम से टूट जाएगा ये वाला। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में, डिसोसिएट करने में ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। कहना क्या चाहते हो? अरे इसकी BDE सबसे कम रहेगी। ओ माय गॉड, आप ये कहना चाहते कि S की BDE सबसे कम रहेगी? यस, शानदार। तो फिर तो बाबूजी मेरा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी पहले में आंसर आ गया, लेकिन वहां कोई जरूरी नहीं है ऐसा आ जाए, और चेक कर लो। तो भैया S की तो सबसे कम,
अब इससे जस्ट ज्यादा इसकी होगी, ये भी तो 2 डिग्री एलआईली का आराम से टूट जाएगा ये भी। फिर उससे ज्यादा इसकी होगी, इसको टूटने में वक्त लगेगा, और इससे सबसे ज्यादा इस बॉन्ड की होगी, क्योंकि ये तो टूटना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जब ये टूटेगा तो इस कार्बन पर फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का आना अनस्टेबिलिटी को शो करता है, यानी कि ये कार्बन इस H को टूटने नहीं देगा, ये कार्बन इस H को जाने नहीं देगा बेटा। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूं H की बीडी सबसे कम, उससे ज्यादा R की, उससे ज्यादा Q की, और P का बॉन्ड टूटना तो आसान है ही नहीं। पहला आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या आप तैयार हैं बेटू? हमारा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द चेन टर्मिनेशन स्टेप? देखो बच्चों, 3 तरह के स्टेप होते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन में, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के कुछ स्टेप उठा के ले आया और बेवकूफ बना रहा है अपने को। फ्री रेडिकल रिएक्शन जानते हो, फ्री रेडिकल 2 तरह की मैकेनिज्म होती है, एक तो फ्री रेडिकल एडिशन में भी चलती है, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, और एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में चलती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाई गई है। आपको कैसे पता लग गया कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एल्केन के साथ रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल एडिशन में क्या होता है, पाई बॉन्ड पे रिएक्शन होती है। यहां कोई पाई बॉन्ड नजर थोड़ी आ रहा है मुझे, किसी में पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब फ्री रेडिकल एडिशन नहीं है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, ये रहा CH3 रेडिकल, ये रहा Cl2, ये जोड़ दिए CH3Cl और Cl रेडिकल बाहर निकाल दिया। यहां फिर इसने 2 रेडिकल जोड़े हैं और उससे एक मॉलिक्यूल बना दिया। यहां इसने पेरोक्साइड ले लिया और फिर उससे आपको ओहो ऐसे कर दिया। मैं कैसे पहचानूंगा? सिंपल सा तरीका बताता हूं, तैयार है सब? एक रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेप में, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, इसे हिंदी में कहते हैं श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, स्टेप। कैसे पहचानो? देख लेना, वहां परॉक्सी रेडिकल, सनलाइट, ऐसी कोई चीज आपको रिएक्शन में दिख रही होगी। अगर रिएक्शन में कहीं कोई परऑक्साइड से बना हुआ परऑक्सी रेडिकल दिख जाए तो समझ जाना ये चेन इनिशिएशन स्टेप का रिएक्शन है। दूसरी बात, अगर किसी स्टेप में एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल दिखे, मतलब कोई आयन नहीं, कोई रेडिकल नहीं, और उस पे एक फ्री रेडिकल अटैक कर रहा हो, तो समझ जाना ये सेकंड स्टेप की रिएक्शन है, जिसे हम चेन प्रोपगेशन स्टेप कहते हैं। ये चेन प्रोपगेशन स्टेप है, पहचान लोगे? चेन इनिशिएशन में तो क्या देखना है कि रिएक्शन में सनलाइट या परऑक्साइड दे रखा होगा, कोई परऑक्सी रेडिकल दे रखा होगा। और चेन प्रोपगेशन में क्या देखना है, उसमें एक मॉलिक्यूल पे एक रेडिकल अटैक कर रहा होगा। थर्ड स्टेप, इसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। डियर बच्चा, चेन टर्मिनेशन स्टेप में आपको क्या दिखेगा मालूम?
दो रेडिकल्स, कितने रेडिकल्स? दो रेडिकल, मतलब रेडिकल से रेडिकल की लड़ाई हो रही होगी। जब एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल जुड़ रहा हो तो समझ जाना टर्मिनेशन स्टेप। 2026 नीट में आने वाले सवालों में आज की क्लास में फर्स्ट नंबर पे मैं इस सवाल को रखता हूं। आज जो 6 सवाल मैं आपको दे रहा हूं उनमें मैं इसे सबसे ऊपर रख रहा हूं प्रायोरिटी में। आपकी इच्छा हो जहां रख लेना। बाकी रेडिकल रेडिकल जब भिड़े तो समझ जाना चेन टर्मिनेशन। आओ पहचानते हैं। पहली रिएक्शन, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर एक रेडिकल अटैक कर रहा है। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर एक रेडिकल अटैक कर रहा है, ये चेन प्रोपगेशन स्टेप है। ये लो जी, चेन प्रोपगेशन। एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल भिड़ रहा है, ये चेन टर्मिनेशन की रिएक्शन है। ओहो, परऑक्सी रेडिकल पे एक मॉलिक्यूल के अटैक हो रही है, ये लो जी, ये चेन इनिशिएशन स्टेप है। हमारा क्वेश्चन का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द चेन टर्मिनेशन स्टेप। ले बेटा, ले बेटा, ले, ये ले आंसर तुम्हारा बनेगा। सेकंड ऑप्शन इज द आंसर, बिकॉज चेन टर्मिनेशन पूछ रहा है, हमने चेन टर्मिनेशन ही दे दिया आपको। अब हम अपने बाबुओं को लेके जा रहे हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, find out the major monochloro product in the following reaction। मेजर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट चाहिए इसको। बच्चों किसी रिएक्शन में क्लोरीनेशन 1:3.8:5 का रेशो शो करता है 1 डिग्री H, 2 डिग्री H और 3 डिग्री H के लिए। ब्रोमिनेशन 1:82:1600 का रेशो शो करता है। हमसे सवाल क्लोरीनेशन की बात कर रहा है, इसलिए ब्रोमिनेशन को तो साइड में करो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है अभी। ये क्यों लिखा आपने? ये इसलिए लिखा कि मुझे क्लोरीनेशन पूछा जा रहा है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री H, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी के ऑर्डर है ये, क्लोरीनेशन का ऑर्डर है। अब यहां दो चीजों पर प्रोडक्शन डिपेंड करता है। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। नंबर 1, रिएक्टिविटी ऑफ H, और नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ H। H की क्रियाशीलता और H की उपलब्धता, दो चीजों पर निर्भर करता है सारा खेल। मैं जो कंपाउंड यहां दिया हुआ है उससे प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं, मोनोक्लोरो। अब मैं या तो यहां से एक H हटा के Cl लगाऊंगा, यहां से हटा लो, यहां से हटा लो और यहां से हटा लो, तब तो एक ही चीज बनेगी। और या फिर मैं यहां से हटा के बनाऊंगा, मुझे 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं।
बाबू सुन रहे हो? या तो मैं Cl यहां लगा के बनाऊंगा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, या फिर मैं यहां लगा के बनाऊंगा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो भाई साहब ने हमें दोनों दे रखे हैं और कह रहा है कि बता इनमें से सही कौन सा है। अगर इक्वल बन रहे तो इक्वल बता, नहीं बन रहे तो बता कौन सा ज्यादा बनेगा। अब ये वाला प्रोडक्ट कितना बना और ये कितना बना, ये कौन डिसाइड करेगा? ये करेगा ये वाला कॉन्सेप्ट डिसाइड, ये करेगा डिसाइड इस बात को। ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बने हैं उनसे बात करते हैं, चलते हैं। बताओ ये प्रोडक्ट किसने बनाया? साहब इसने क्या करा, इसने अजीब 1 डिग्री एच हटके ये जोड़ दिया Cl। इसे बनाने के लिए बाबूजी देखते रहना मेरी तरफ, इसे बनाने के लिए इसमें कितनी एच है? सर 3 है। ढंग से देख, तो 3 3 6 3 9 एच अवेलेबल है। वेरी सुंदर, वेरी सुंदर। ये तो हो गई अवेलेबिलिटी ऑफ एच फॉर द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के लिए कितनी एच अवेलेबल थी यहां, जिनमें से किसी को भी हटाऊं तो यही बनेगा। ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, मुझे ये बनाने के लिए यहां से कितनी एच है जिनको मैं हटा सकता था और ये चीज बनती। ये हटा के देख लो, चाहे ये हटा के देख लो, चाहे ये हटा के देख लो, बिटुआ हर जगह से यही बनेगा। तो 9 तो अवेलेबिलिटी होगी। कौन सी एच है ये? 1 डिग्री एच है साहेब। इसकी रिएक्टिविटी क्या है 1 डिग्री की? 1 डिग्री की तो 1 ही है, तो लगा इंटू 1। रिएक्टिविटी ऑफ एच 1, अवेलेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ एच 9। उत्थे चालो, उत्थे चालो। इसे बनाने में आपने कौन सी एच काम में ली साहब? ये बीच वाले कार्बन की। कितनी एच है तुम्हारे पास यहां? ऐसी एक ही है। और इसकी रिएक्टिविटी क्या है? 5। 3 डिग्री एच है जिसकी रिएक्टिविटी 5 है। एक ही एच है लेकिन उसकी रिएक्टिविटी 5 है। मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर करके देखा तो इसका तो आया 9, इसका आया 5। दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर क्यों हुआ? क्योंकि ये ज्यादा बन रहा है, इसका फ्रैक्शन ज्यादा आ रहा है, उसका फ्रैक्शन कम आ रहा है। अगर आप परसेंटेज भी निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसकी परसेंटेज निकाल रहा हूं, यहां निकाल देता हूं ना, जगह नहीं होते। इसका वैल्यू कितना आया? 9 अपॉन टोटल कितना है? 9 + 5 14 है गुलजी, इंटू कर दे 100। ये परसेंटेज आ गया। ले इसका निकाल ले, इसकी वैल्यू कितनी आई? 5। टोटल कितना है? 14, इंटू कर दे 100। ले इसका भी परसेंट आ गया और तुझे पता लग जाएगा इसका परसेंटेज ज्यादा आएगा। आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। लो बेटू, लो बेटा, ले बेटा, ले बेटा, ले। मेरे बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं हम, मेरे बच्चों आगे चल रहे हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सल्फोनेशन? ये बेंजीन दे रखी है मुझे अलग अलग तरीके की। एक बार तो बेंजीन में 6 कार्बनों पे 6 H लगा रखी है, एक बार कार्बनों पे 6 D लगा रखे हैं और एक बार 6 कार्बनों पे 6 T लगा रखे हैं। इस तरह से बेंजीन बना रखी। मतलब अच्छा, जब बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है, जैसे मान लो मैंने किसी एक इलेक्ट्रोफाइल का इस पे अटैक कराया, जैसे कि ये सल्फोनेशन करवा रहे तो मैं एक सल्फोनिक ग्रुप का अटैक करवा देता। चलो हम E+ मान ले। जैसे ही इन्हें अटैक कियो, अटैक करते ही बेंजीन की डब्बी का एक पाई बॉन्ड टूट गयो। बेटा देख रहे हो, दिखाता हूं मैं आपको, वापस देखो। ये लो, एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने। तोड़ने का मतलब आयोनाइज कर दिया। एक को प्लस बना दिया, एक पे माइनस बना दिया। जिस पे माइनस आया उस पे ई लगा दिया है और जिस पे प्लस आया उस पे कैटन बना के छोड़ दिया उसे। अब बात यह थी, सर आप इसको ऐसे क्यों ले जा रहे हो? मैं तो इसको ऐसे ले जाऊंगा। कैसे? ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर। अब बताओ क्या कर लोगे आप? अरे भाई कुछ नहीं कर रहा मैं, ऐसे ले जा, इसमें क्या दिक्कत आ रही? पूरी बेंजीन सिमेट्रिक है, आप कहीं भी पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिटुआ। लेकिन बस ध्यान रखना, जहां भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल भी वहीं जाएगा, क्योंकि जहां माइनस वहीं E+ का अटैक होगा।
तो भाई साहब इस ई ने यहां अटैक कर दिया, लेकिन एच यहां से हटी नहीं। कमाल की बात देखो, ये इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है, यही इस रिएक्शन का आरडीएस। तो पहले स्टेप में ये एच हटती ही नहीं है और इस पे प्लस आ जाता है, यानी कि स्लो स्टेप में सी और एच के बीच का बॉन्ड टूटता ही नहीं है। इसे व्हीलैंड इंटरमीडिएट कहते हैं, इसे कार्बोकैटायन भी कह सकते हो, इसे आप एरिनियम भी कह सकते हो। एरिनियम कह दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई गॉड। आप इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। व्हीलैंड ने सर्च किया है, इसे डिस्कवर किया, इसलिए आप व्हीलैंड इंटरमीडिएट। अब ये क्या अपने आप में रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करके तीन स्ट्रक्चर बनाएगा, हाइब्रिड बनाएगा, फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, वो बात की बात है। हमारा जो सवाल था वो यहां से खत्म होगा। सवाल है कि इस रिएक्शन में आपने एच को तो हटाया ही नहीं। इसका मतलब यहां एच हो चाहे डी हो चाहे टी हो, रिएक्शन की रिएक्टिविटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, एंड फर्स्ट स्टेप इज दिस। इसमें कहीं भी मैंने सी और एच के बीच को बॉन्ड तोड़ने की बात ही नहीं की। जब ये बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, जब ये बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है बिटुआ, तो फिर यहां एच लगा हो चाहे डी लगा हो चाहे टी लगा हो, मेरे क्या फर्क पड़ता है? ये तो टूट ही नहीं रहा ना। तो क्या फिर मैं C6H6 बराबर C6D6 बराबर C6T6 कर दूं? ना, समस्या आ गई सल्फोनेशन की। अगर ये सल्फोनेशन की जगह कोई छोटा अटैकर होता, मिथाइलेशन कर रहे होते, एल्काइलेशन कर रहे होते, नाइट्रेशन कर रहे होते, तब तो C6H6 बराबर C6D6 बराबर C6T6 ही रहता बिटुआ। लेकिन बट किंतु परंतु समस्या है दूसरी यहां पर। यहां समस्या ये हो गई, इसने सल्फोनेशन बोल दिया। सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है, सल्फोनिक ग्रुप यहां अटैक करता है, जो कि बड़ा ग्रुप है। यहां सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में एक समस्या आती है, रिएक्शन रिवर्ट होने लगती है, क्योंकि बड़ा ग्रुप होने की वजह से इस रिंग के ऊपर, इस इंटरमीडिएट के ऊपर वो अकोमोडेट नहीं कर पाता। ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर दिखा देती है, जिसमें इस बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। फिर इसकी बॉन्ड एनर्जी का इफेक्ट पड़ता है। ये बॉन्ड जितना वीक होगा उतनी तेजी से रिएक्शन कर डालता है बिटुआ। इसलिए टी और एच के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, आसानी से बन जाता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा राइट हो जाता है। थोड़ा ध्यान से समझे, बात यहां सल्फोनेशन की थी, इसलिए कह रहा हूं। सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में हमें ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो बदल देना है। अगर सल्फोनेशन और आयोडीनेशन नहीं होता तो फिर यहां यही आंसर हमारा वैलिड माना जाता। तो मेरे बच्चों, समझ में आ गया आपके सबके? बहुत सारी चीजें समझा दी मैंने आज आपको, ठीक है। ये चलते हैं आगे। ये हमारा 48 क्वेश्चन, ये 47, ये 46, ये 45, ये 44, इस तरह से ये आ गए हम 43 पर। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद हम एक और चीज समझाते हैं आपको। बच्चों, एक बार सवाल ऐसा भी देख लीजिए, हमने आज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के सवाल किए, फ्री रेडिकल वाले भी सवाल किए, कई सारी मैकेनिज्म देखी। अब एक सवाल और मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए। मैं इस पे अटैक करने जा रहा हूं HCl का। H+ अटैक करेगा, फिर Cl- अटैक करेगा।
H प्लस ने अटैक किया और मुझे कार्बोकैटायन मिल गए। ये आ गया CH3। बने हुए इस कार्बोकैटायन पर फोकस कर, ये 2 डिग्री है बिटुआ, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन और हमें इसे स्टेबल करना है। अब बड़ी भारी समस्या आ जाती है, भैया किसको हम स्टेबल करें, मतलब किस चीज को शिफ्ट करें? क्या यहां H को ले जाएं या मिथाइल को ले जाएं या फिनाइल को ले जाएं? तो मेरे बच्चों, आप अभी तो मैं बता देता हूं H को ले जाइए, H जाएगी तो आपका आंसर सही बनेगा, लेकिन फिर भी आप सबको ले जाके सोच लिया करो। आप वैसे तो शिफ्टिंग हमेशा हाइड्राइड की ज्यादा होती है ड्यू टू देयर लो मास, छोटा है ना ये, सबसे छोटा, तो बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाता है, हाईली अनस्टेबल होता है H माइनस, ये इस पे जाके जुड़ेगा। ये PH, ये CCH3, ये CH2, ये CH3 प्लस क्रिएट ऑन दिस कार्बन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मेरे बच्चा, कार्बोकैटायन बनने के पश्चात अब इस पे आप अपना Cl माइनस जोड़, ये PH, ये C, ये CH3, ये CH2, ये CH3 मेरे बच्चों, और ये जुड़ गया Cl, दिस इज आवर प्रोडक्ट। एक और सवाल है जो अपने बच्चों के सामने हम लेके आ रहे हैं, देखते हैं कौन सा बाबू से सही करता है। आओ, देख, देखो बेटा, बेटा ये एक कंपाउंड है ऐसे, यहां ये डबल बॉन्ड लगा है और यहां लगा है मिथाइल, और हमसे कोई कह रहा है कि भाई साहब इस पे HBr जोड़िए, जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे जोड़िए। हमने HBr लिखा, फिर से HBr लिखा, नीचे वाले में हमने थोड़ा सा परऑक्साइड मिला दिया। सवाल कहता है कि यहाँ X यहाँ Y बने, जग ध्यान करो, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल ऐसा कराया था। अब ये दूसरा क्यों करा रहा हूं, हालांकि इसमें वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं क्योंकि ये आ गया तो ये भी माना जाएगा। समझ गए? मैंने जो 6 सवाल किए, इसका मतलब ये नहीं कि वो यूं की यूं आ जाए, उनकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। ये मत समझना है कि साहब 6 सवाल कराए थे इन्हीं में से आना चाहिए, ये नाम भी कैसे बदल गया, ये टर्म कैसे बदल गई, ये नहीं चलेगा, थोड़ा चेंज हो सकता है, वो अलग चीज। पहली रिएक्शन ये AE मैकेनिज्म है, आप इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला आक्रमण, फर्स्ट अटैकर H प्लस का होता है। नीचे वाली रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, आप इसे FRAR, FAR, AFR कुछ भी कहो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट समझो, कहने से क्या फर्क पड़ रहा है, एग्जाम में पता नहीं क्या देगा, ये कुछ भी लिख सकता है, वो आपको नाम पूरा याद होना चाहिए। ये AFR हो रही है, इसमें जो पहला आक्रमण करेगा फर्स्ट अटैकर, फर्स्ट अटैकर जो होगा मेरा बच्चों, वो होगा Br रेडिकल। फ्री रेडिकल एडिशन में पहला अटैक एक फ्री रेडिकल ही करता है, H रेडिकल अनस्टेबल होता है, इसलिए Br रेडिकल ही अटैक करता है। ध्यान रखें, कभी भी H रेडिकल नहीं बनेगा। अगर किसी रिएक्शन में H रेडिकल बना के दिखा रहा है तो कह देना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अटैक करा डालो,
ऊपर वाली रिएक्शन में पहले H प्लस का अटैक करा रहे हैं। H को यहां जोड़ा मैंने, प्लस यहां लगा। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि इस पे माइनस और इस पे प्लस आना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि किस पे माइनस और किस पे प्लस आना चाहिए? देखो, मैंने नहीं किया। इस पे माइनस और इस पे प्लस आएगा तो ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो है ना, ये कोई मैंने अगरबत्ती नहीं लगा रखी है। दिस इज ए CH3 प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप। समझ रहे हो बिट्टुआ? समझ रहे हो? प्लस आई ग्रुप अपने बगल में माइनस नहीं आने देगा, इसलिए बगल में प्लस ही आना चाहिए। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तभी स्टेबल बनेगी। समझे? तो यहाँ H और यहाँ हमने लगा दिया प्लस, ये बन गए हमार कार्बोकैटायन। H प्लस को अटैक करा डालो हमने। ये बना हुआ कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये स्टेबल करने के लिए हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर डालेगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग होते ही ये H निकल के जावेगी उत्थे और प्लस निकल के आवेगा इत्थे, तो ये हो गया प्लस। ये वाली नहीं ये वाली ये नहीं जाएगी, ये जाएगी। भैया गलत मत कर दियो। ये वाली ऊपर पहुंचाओगे तो 2 डिग्री का 2 डिग्री बनेगा कैटन, मुझे तो 3 डिग्री बना। तो ऊपर वाली H जाएगी यहाँ, ये H गई यहां तो आ गया प्लस, और यहां से प्लस हो गया गायब। गायब हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ H जुड़ गई ना, H माइनस जुड़ गई यहाँ पे। ओके ओके। अब इस पे जुड़ जाएगा Br। Br जुड़ते आपको मिल जाएगा आपका प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट है इन दिस रिएक्शन। अब जरा इस पे गौर फरमाते हैं। क्या बाबू तैयार हैं मेरे? इसमें भी पहला अटैक हमने कराया, लेकिन अब की बार जो पहला अटैक करेगा वो Br रेडिकल होगा। ये डब्बे, ये मिथाइल, अब Br को कहां जोड़े? बॉन्ड बिल्कुल बीच में से टूटेगा, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे। या तो Br ऊपर जोड़ोगे या फिर Br नीचे। Br नीचे जोड़ा तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर लग जाएगा, और Br ऊपर जोड़ा तो फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे लग जाएगा। बताओ कहां जोड़ना चाहोगे आप Br को, ऊपर कि नीचे? नीचे जोड़ना चाहे तो Br जाएगा नीचे, फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर। रेडिकल में शिफ्टिंग नहीं करने का। क्यों? क्योंकि रेडिकल की शिफ्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए? क्या लाओगे? H रेडिकल लाओगे। कहां से लाओगे? H रेडिकल का बनना हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, नहीं बन पाएगी। इसलिए यहां सीधा H जोड़ डालिए। यहां H जुड़ जाएगी, ये खत्म, बस खत्म। तो इसका प्रोडक्ट बना ये और इसका प्रोडक्ट बना ये। जरा गौर फरमाए बाबू दोनों के ऊपर। नीचे वाले का नाम और ऊपर वाले का जब नाम आप चेक करेंगे तो ये तो बनेगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, और वो बनेगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो, नाम दो, नाम बेटा, नाम ही भूल गए, लो नाम भूल गए बालक। ये 1 2 ABCD के हिसाब से नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसे देखो, 3 ब्रोमो, सॉरी 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई बताएगा इन दोनों नामों में क्या चेंज है? सर, मिथाइल का पोजीशन बदल रहा है, इसलिए ये आंसर आएगा X और Y का रिलेशन। रिलेशन बिटवीन X एंड Y, पोजीशन आइसोमेरिज्म। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। बच्चे फुल तैयारी में हैं, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। वेरी गुड।
वेरी गुड मोनू वर्मा, वेरी गुड मोनू। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन में। शानदार मेरा बच्चा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, शानदार, बहुत अच्छी तैयारी चले मेरे बच्चों के। वेरी गुड, नाइस। अब आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आज हमने 6 क्वेश्चन कराए, उनकी प्रैक्टिस के लिए हमने थोड़ी उसके साथ थ्योरी मिक्स की, एक आध दो क्वेश्चन और उनके साथ मिक्स किए ताकि वो क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएं। अगली क्लास में फिर हम 6 सवाल लेके आएंगे। उससे पहले एक बार इसका QR कोड ले लीजिए। ये कोड लेके आप इसे आराम से यूं की यूं आपके कॉपी में आ जाएगा। ये QR कोड स्कैन कर लो, पूरी की पूरी PDF आपके पास मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगली 6 सवालों के साथ। आज हमने 6 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।